आज के इस वीडियो में हम ठोस अवस्था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है, ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि प्यारे बच्चों, जो ठोस होते हैं उनमें अंतराण्विक आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल, ये भौतिक कैसा होता है, प्रबल होता है। मतलब क्या है कि मान लो ये दो पार्टिकल या दो कण है, इनके मध्य जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जब अट्रैक्शन इन दोनों कणों के मध्य बहुत अधिक है, ऐसे ये वाला कण है, ये कण और ये कण, इनके मध्य अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से प्रत्येक कण के मध्य बहुत अधिक आकर्षण होता है, जिसके कारण ये एक निश्चित ज्यामिति के अंदर आ जाते हैं। इसी कारण ठोस कैसे जाते हैं, कठोर होते हैं। एक नंबर प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न बनता है, ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्यों। तो ठोस का आयतन भी निश्चित होता, हमने पढ़ा है। तो पहला कारण तो यही आ जाएगा कि इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है, प्रबल होता है। दूसरा, इनमें अंतरा आणविक दूरी ये कैसे रहती है, अपरिवर्तित। एक तो क्या होता है, इनमें इन कणों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक प्रबल होता है, और अंतराणविक दूरियां कैसे रहती है, अपरिवर्तित रहती है। इसी कारण जो ठोस, इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। अगला प्रश्न बनता है बच्चों, कांच को अतिस्थित द्रव या आभासी ठोस क्यों कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो कांच होता है उसमें द्रव के समान प्रवाह गुण होता है। जैसे लिक्विड नहीं बहता है, इसी प्रकार हमारा कांच भी बहता है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो कांच होता है ना, इसकी प्रवाह की या बहने की जो गति होती है बहुत अधिक मंद होती है। इसको हम कहां पर देख सकते हैं, जो पुरानी इमारतें होती है उनकी खिड़कियों में जो कांच लगा होता है, उसको अगर हम बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, अब हमारे यहां तो इतनी पुरानी इमारत मिलेंगी नहीं जिनमें कांच की खिड़कियां मिल जाएगी हमको, तो उनमें अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक देखोगे तो जो उनका निचला सिरा होता है वो तो मोटा होता है, और ऊपरा हिस्सा है वो थोड़ा सा पतला होता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा जो हमारा कांच है ना, उसके प्रवाह के गुण के कारण होता है, उसके बहने के गुण के कारण होता है। इसलिए कांच, उसको हम क्या बोलते हैं, अतिस्थित द्रव या आभासी ठोस। मतलब दिखता ठोस है लेकिन वास्तव में ठोस नहीं होता। प्रश्न ये बन सकता है, जो पुरानी इमारतों की खिड़कियों में लगे जो कांच है वो अधस्तल से पतला और निचले तल से मोटा होता है, क्यों। तो ये प्रश्न बन सकता है। तो इसका आंसर यही देना कि कांच है, उसमें प्रवाह का गुण पाया जाता है, लेकिन इसके बहने की गति अत्यंत मंद होती है, जिसके कारण बहुत लंबे समय बाद में जो निचला सिरा थोड़ा सा मोटा हो जाए और ऊपरी सिरा कैसा थोड़ा सा पतला रहता है। ये पेपर में आ चुका, आरबीएससी में 2 बार आ चुका है ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, विदलन गुण के आधार पर क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखो। पहले ध्यान सुनो, विदलन गुण। विदलन का मतलब किसी तेज धार वाला जो औजार है उससे किसी चीज को काटना। मान लो ये मार्कर दे रखे, इसको हम किसी तेज धार वाले औजार से काट दे, काटेंगे तो अगर ये 2 समान भागों में बट गया, अगर ये 2 समान भागों में बट गया तो ये स्पष्ट विदलन गुण दर्शाएगा, और नहीं बटा तो ये अस्पष्ट विदलन गुण दर्शाता है। तो देखो ध्यान से, इसमें विदलन गुण के आधार पर क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखो। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें जब हम किसी तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो 2 समान भागों में बट जाते हैं, और जो हमारी बनने वाली नई सतह होती है ना, वो बिल्कुल सपाट और चिकनी होती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है,
इन्हें किसी तेज धार वाले औजार से काटने पर ये दो समान भागों में बट जाएंगे और बनने वाली नई सतह सपाट और चिकनी होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, इनको जब हम किसी तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो ये दो असमान भागों में बंटते हैं और बनने वाली जो नई सतह होती है वो हमारी खुरदरी होती है। अगला प्रश्न है, एक ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो प्यारे बच्चों, अगर आप प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है, एक ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है। मतलब ठोस है, उसका जो अपवर्तनांक है वो सभी दिशाओं में क्या है, समान। समान इसका मतलब क्या है कि वो ठोस हमारा कैसा है, समदैशिक। देखो प्रश्न ये अपने को आंसर दे रहा है, एक ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है। और जब समान प्रेक्षित हो रहा है मतलब ठोस कैसा है, समदैशिक। तो एक लाइन हमको पता चल गई, जो हमको ठोस दे रखा है ये हमारा कैसा है, समदैशिक है। जैसे हमको ये पता चलेगी ठोस हमारा समदैशिक है, तो आप थोड़ा सा सोचना कि समदैशिकता गुण कौन से ठोस प्रदर्शित करते हैं, अक्रिस्टलीय। समदैशिक कौन से ठोस होते हैं हमारे, अक्रिस्टलीय। तो हमको ये भी पता चल गया कि ये जो हमारा ठोस है ये कैसा है, अक्रिस्टलीय। देखो प्रश्न नहीं बताया हमको कि एक ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है, मतलब समदैशिक हो गया। और समदैशिक कौन से ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस हो गए। आज क्या कहता है प्रश्न, ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। तो ये तो हमारा समदैशिक क्रिस्टलीय ठोस हो गया। क्या यह विदलन गुण दर्शाता है, तो बताओ प्यारे बच्चों, जो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस होता है क्या यह विदलन गुण दर्शाता है, तो आंसर आएगा नहीं, कि ये स्पष्ट विदलन गुण तो नहीं दर्शाता। इसको जब हम किसी तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो दो असमान भागों में बढ़ता है और बनने वाली नई सतह कैसी होती है, खुरदरी होती है। तो इस प्रकार से हमने जो अभी तक चैप्टर पढ़ा था उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे प्यारे बच्चों, उनके बारे में आपको बताया। उसके अलावा एक प्रश्न ये बन सकता है, मैंने आपको पहले बताया था, N2 है, N2 गैस, वो न्यून ताप पर, न्यून मतलब बहुत कम ताप पर किस प्रकार का ठोस है। तो N2 है वो बहुत अधिक न्यून ताप पर अध्रुवीय आणविक ठोस है। कैसा है, अध्रुवीय आणविक ठोस। क्योंकि जो N2 है उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों परमाणु उनकी विद्युतीयता बिल्कुल समान है, विद्युतीयता बिल्कुल समान है। तो एक प्रकार का ये हमारा अध्रुवीय अणु है। कैसा अणु है, अध्रुवीय अणु। और इसमें अवयवी कण क्या है, अणु है। तो ये हमारा कैसा है, अध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है, क्या, N2, न्यून ताप पर। उसके बाद प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे एकक कोष्टिका के बारे में। किसके बारे में, एकक कोष्टिका के बारे में। तो देखो ध्यान से, एकक कोष्टिका। प्यारे बच्चों जो एकक कोष्टिका होती है ना हमारी, ये क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जिसकी त्रिविम में जब हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो होती क्या एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका है वह छोटी से छोटी क्रिस्टल जालक की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जिसकी हम त्रिविम में जब बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है। देखो ध्यान से इसको, तो एकक कोष्टिका वह छोटी से छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जिसकी त्रिविम
में बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्या कहलाती है? एकक कोष्टिका कहलाती है। अब थोड़े से क्रिस्टल जालक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, मान लेते हैं कोई ठोस है, उसमें कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से। देखो, मैंने ये एक परत बना दी। इसका समझो आप कि मान लो हमको ये जो बॉक्स है इसको भरना है, तो हम कैसे भरेंगे इसको? सबसे पहले ये जो बॉक्स है इसकी जो सबसे निचले वाली लेयर उसको भरेंगे हम। मान लो हमको इसको कंचे से ही भरना है, तो सबसे पहले हम इसके सबसे निचले वाली लेयर को भरेंगे। तो जब ये हमारी सारी, तो मैंने जो निचली वाली जो लेयर है उससे केवल एक पट्टी बनाई है, तो ये वाली पट्टी हमको दिखाई दे रही है। अब क्या होगा? ऐसे हम पूरे को भरते चले जाएंगे इस प्रकार से, ये यहां तक कंप्लीट हम इसको भरते चले जाएंगे। तो ये यहां तक हमारी ये नीचे वाली लेयर केवल कंप्लीट होगी। तो मैं पहले तो केवल निचली वाली लेयर बना रहा हूं। अब भरना भी कैसे? जैसे हमने ये इस प्रकार से एक लेयर बना दी, जो दूसरी लेयर है वो एक सुव्यवस्थित तरीके से भरनी है हमको। तो हम क्या करेंगे? यहां ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ये खाली स्थान, ये वाला, ये खाली स्थान, यहां इसके बिल्कुल इस प्रकार से व्यवस्थित करके दूसरी लेयर रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये दूसरी, ऐसे मान लो हो सकता है और भी आ जाए यहां पर। हो सकता है थोड़ा सा अच्छा नहीं बने, क्योंकि ये 3D संरचना होती है। तो इस प्रकार से हमने ये केवल जो नीचे वाली सतह थी हमारी, ये जो सतह थी ये कंप्लीट हमारी भर चुकी, केवल एक लेयर आई। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे अनेक लेयर आ सकती है, तभी तो ये पूरा भरेगा हमारा बॉक्स कंचियों से। तो हमने केवल ये सबसे निचले वाली सतह भरी है इसकी, और एक व्यवस्थित तरीके से भरी ताकि इसमें अधिक से अधिक कंची आ सके हमारी। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों? अब ये जो ऊपरी वाली लेयर, हम यहां इस बोर्ड पर दर्शा नहीं सकते, तो थोड़ा सा मान लेते कि इस प्रकार से हम इनको थोड़ा सा बोर्ड पर दर्शा कि हमको ये लगे कि 3D संरचना है, क्योंकि हमारा प्रश्न कैसा है प्यारे बच्चों? 2D। और जो ठोस है उसकी जो आकृति कैसी है? 3D। तो थोड़ा सा इस प्रकार से बना लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा ऐसा लगे कि कैसा है हमारा 3D। अब थोड़ा दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इसमें मतलब थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ रही है इसकी। अब क्या करना है हमको? एक पॉइंट तो मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट कुछ यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां आ गया हमारा, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट यहां पर आ गया। इस प्रकार से ध्यान देखो, इस प्रकार से हमने पॉइंट बना लिया। जब हमने पॉइंट बनाए तो इनको इस प्रकार से मिलाना, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये 3D संरचना, इनको बनाना थोड़ा सा कठिन काम है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना इनको ना। इन दोनों को आपस में मिलाना इस प्रकार से, ऐसे ही दोनों मिला दिया हमने, और इनको इस प्रकार से मिला लेना। क्लियर सही बच्चों को? ऐसे इनको मिला लेंगे हम। अब क्या करना है?
ये वाला जो पॉइंट इसको हम यहां मिला देंगे, ये इसके साथ मिल जाएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये हमको थोड़ा सा घनाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में हम बनाने का प्रयत्न क्या कर रहे हैं, घन, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी होती है, समान होती है। तो ये हमारी एक एकक कोष्टिका कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी एकक कोष्टिका। देखो इसको मैं यहां पर बनाता हूं अलग से, किताब सही बच्चों को बनानी आती होगी। तो प्यारे बच्चों ये हमारी क्या कहलाती है, एकक कोष्टिका। तो ये हमारी कहलाती है एकक कोष्टिका। इसकी जब हम त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, त्रिविम मतलब आकाशीय अवस्था हो गई हमारी, बोर्ड पर बनाना संभव है ही नहीं उसको, लेकिन फिर भी हम दर्शा सकते हैं उसको। तो इसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो वो हमारी कहलाती है एकक कोष्टिका। मतलब एक बिल्डिंग बनानी है हमको बहुत बड़ी, तो उसमें कमरे तो बनाने पड़ेंगे ना, वो कमरे जुड़ करके फिर बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। तो हमारा जो कमरा है एक इस प्रकार के हो सकते हैं, उसमें अनेक कमरे हो। तो ये जो हमारा कमरा है ये हमारे क्या कहलाएगी, एकक कोष्टिका। तो ये हमारी कहलाती है एकक कोष्टिका। तो इसमें ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, और ये हमारा हो गया जेड अक्ष। तो तीनों अक्ष हो गए, एक्स वाई और जेड। अब इसमें मैंने बताया कि ये जो हमारी एकक कोष्टिका है ये हमारी क्या है, घन है। और घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी होती है, समान होती है। तो ये मान लो इसकी भुजा ए हो गई है, यहां से यहां तक की भुजा क्या हो गई, ए। ये भुजा ए हो गई, ये भुजा मान लिया हमने बी, वैसे समान तीनों। और ये हमारी भुजा क्या हो गई, सी। तो इसमें होता क्या है, भुजा ए बराबर किसके होती है, बी के, और बी बराबर किसके होती है, सी के। और हम इस चैप्टर में केवल इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो भुजा ए बराबर बी बराबर सी के होती है इसमें। अब इनके, तो ये मैं यहां पर लिखता हूं ए बी और सी, इनके नीचे याद करने के लिए ऐसे लिख लेना, अल्फा बीटा और गामा। तो ऐसे याद रखना, देखो जो ए और बी है, ए के नीचे अल्फा आ गया, बी के नीचे बीटा। तो यहां देखना ए और बी या ए और बी, तो अल्फा और बीटा आ चुका, तो बचा क्या है, गामा। तो इन दोनों के मध्य का जो ये कोण है इसको हमने क्या मान लिया, गामा। ऐसे याद रख लेना, ए के नीचे अल्फा है, बी के नीचे बीटा है, तो ए और बी आ चुके, तो बचा क्या हमारा गामा। दिन के बीच गामा कोण मान लिया। ऐसे ये है बी और सी, तो बी और सी क्रॉस कर, तो बचा क्या है, अल्फा। तो ये कोण हमारा क्या कहलाता है, अल्फा। उसके बाद में क्या आ गया हमारा, सी और ए, तो सी वाले क्रॉस कर दो और ए वाले क्रॉस कर दिए, तो बी के नीचे क्या बचा है, बीटा। तो ये हमारा कोण क्या कहलाता है, बीटा। इसमें होता क्या है, जो ये कोण होते हैं, कोण अल्फा बराबर किसके होता है, बीटा के, और बीटा बराबर किसके होता है, गामा के। और सभी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। ये बात भी आप सभी को ध्यान रखनी। तो ये जो हमारी एकक कोष्टिका है ये क्या है, एक घन है। इसमें भुजा ए बराबर बी बराबर क्या है, सी के, और कोण अल्फा बीटा और गामा कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। और इसके द्वारा हमारे घनीय जालक का निर्माण होता है। इसके निर्माण होता है, घनीय जालक का निर्माण होता है। अब बनाना किस प्रकार से, जैसे हमने एक एकक कोष्टिका बना दी है, ये वाले एकक कोष्टिका मैंने यहां पर ले लिया। अब करना क्या है, इसको आगे बढ़ा दो इस प्रकार से, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, ये वाली लाइन, ऐसे एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इन दोनों का आपस में मिला देना, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये इसके साथ मिल जाएगा और ये वाला इसके साथ। तो अगर हम ध्यान दें
तो इसकी यहां दूसरी बार पुनरावृत्ति, ऐसे आगे तीसरी बार पुनरावृत्ति हो जाएगी, नीचे की तरफ पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो बार बार जब हम पुनरावृत्ति करेंगे तो जो हमारा बनता है वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक। तो जब एकक कोष्टिका की त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति हम करेंगे तो हमारा क्या बनता है? क्रिस्टल जालक बनता है। एकक कोष्टिका, इसमें जो हमारी ये जो एकक कोष्टिका दे रखी है इसमें भुजा ए बराबर बी बराबर सी होती है। इनमें जो कोण है अल्फा बीटा और गामा कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। उसके बाद देखो ध्यान से, देखो वैसे जो क्रिस्टल जालक है वो 14 प्रकार के होते हैं। 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं जिन्हें हम ब्रेवे जालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेवे जालक। जो ब्रेवे वैज्ञानिक था, इन्होंने 14 प्रकार के जो क्रिस्टल जालक, इनको 7 वर्गों में रखा। कितने वर्गों में रखा? 7 वर्गों में रखा। तो कुल 14 प्रकार के हमारे क्रिस्टल जालक, इन कितने वर्गों में रखा गया है? 7 वर्गों में रखा गया है। और इसमें से हमारे कोर्स में केवल एक है, वो है घनीय। कौन सा है? घनीय। कौन सा वर्ग हमारे कोर्स में? केवल घनीय। और घनीय में क्या होता है? भुजा ए बराबर बी बराबर सी के होती है और कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा के, और सभी कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और घनीय जालक है, इसमें जो घनीय जालक वो 3 प्रकार के एकक कोष्टिकाओं द्वारा बनता है। इसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो एकक कोष्टिका है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एकक कोष्टिका हमारे कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की होती है। पहली हमारी होती है आद एकक कोष्टिका, और दूसरी हमारी होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। तो पहली तो हमारे प्यारे बच्चों की आद एकक कोष्टिका, दूसरी हमारी होगी केंद्रित एकक कोष्टिका। अब ये जो हमारी केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। तो केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहली हमारी होती है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरी हमारी कौन सी होती है? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। और तीसरी हमारी होती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। तो एकक कोष्टिका 2 प्रकार की होती है जिनसे हमारे सभी 14 प्रकार के जो क्रिस्टल जालक है वो बनते हैं। जिनमें पहली होती है आद एकक कोष्टिका और दूसरी हमारी होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। तो पहले मैं बात करता हूं आद एकक कोष्टिका की। तो जो हमारी आद एकक कोष्टिका होती है उसमें जो अवयवी कण है, देखो पहले बनाता हूं किस प्रकार से बनेगी। तो ये हमारी कौन सी एकक कोष्टिका है? आद एकक कोष्टिका। आद एकक कोष्टिका है, इसमें जो अवयवी कण है, मतलब जिससे ये मिलकर के बनी होती है, वो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो ये जो हमारे 8 कोण इन पर क्या होते हैं? अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो अब ये अवयवी कण इस प्रकार से नहीं होती, इस आपस में इस प्रकार से स्थित होते हैं, एक दूसरे से इस प्रकार से भिड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से इनके बीच में गैप नहीं होता, लेकिन बोर्ड पर बनाना इनको इस प्रकार से संभव नहीं है। तो ये हमारे कौन सी का कोष्टिका होगी? आद एकक कोष्टिका।
इसमें जो प्रत्येक जो ये अवयवी कण, इसका जो सेंटर बिंदु है, इसको हम जालक स्थल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जालक बिंदु या जालक स्थल। तो ये हमारा क्या कहलाता है? जालक बिंदु बोल दो चलो इसको। तो ये हमारा कहलाता है जालक बिंदु। तो जो हमारी आदेकक कोष्टिका है, इसमें अवयवी कण 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, लेकिन पहले मैं जालक बिंदु की बात करता हूं। तो यहां पर जालक बिंदु कितने हैं? तो जालक बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जालक बिंदु हमारे आ गए 8। उसके बाद बात आती है कि अवयवी कणों की संख्या। अब आप बताओगे कि इसमें अवयवी कण सर 8 दिखाई दे रहे हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये गलत हो जाएगा हमारा। यहां पर अवयवी कण इस एकक कोष्टिका के अंदर कितने, ये ज्ञात करना है हमको। ये जो एकक कोष्टिका का निर्माण हो रहा है, तो इसके अंदर जो अवयवी कण आ रहा है वही तो इसका भाग है। बाकी भार से हमारा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि भार वाला तो अभी आगे, इसके आगे और हम एकक कोष्टिका बनाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे, इसके नीचे बनाएंगे, तो वहां जाकर के वो सहभाजित होगा। तो जो एक अवयवी कण होता है ना हमारा, ये जो एक अवयवी कण है, जो हमारा जो प्रत्येक कोने पर जो 8 अवयवी कण, इसमें जो एक अवयवी कण है, इसका केवल 1/8 भाग है, वही इस एकक कोष्टिका के अंदर है। बाकी सारा हमारा कैसा होता है? भार होता है। तो एक एकक कोष्टिका का तो 1/8 भाग इसके अंदर है, और कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी है? 8। तो गुणा हम कर देंगे 8 से, तो बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो आपसे पूछ ले कि आध एकक कोष्टिका में जालक बिंदु कितने होते हैं? 8, और अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ये बात ध्यान रखना कि आध एकक कोष्टिका में अवयवी कण कितना होता है? 1 होता है। देखो ये जो एक अवयवी कण है, ये एक अवयवी कण, ये 8 एकक कोष्टिका में सहभाजित होता है। जिसको ऐसे समझो, देखो ध्यान से। मान लेते हैं हम ये हमारा एक अवयवी कण है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो ये 8 भागों में किस प्रकार से सहभाजित होगा। एक तो ये इस एकक कोष्टिका के अंदर जा रहा है, एक मान लो इसके नीचे हम इस प्रकार से बनाते हैं, तो इसका कुछ भाग इस एकक कोष्टिका के अंदर जाएगा। एक हमने यहां बना दिया, इसका कुछ भाग इस एकक कोष्टिका के अंदर भी जा रहा है, एक हमने यहां इसके नीचे बना दिया। तो ये जो हमारा अवयवी कण था, अभी कितने भागों में चला गया? 4 में, और 4 इसके ऊपर बना दे। मान लो हमने मकान बनाया, पहले नीचे बना दे 4 कमरे, उसके ऊपर 4 कमरे बना दिए। तो जो ये वाला जो यहां जो अवयवी कण होगा वो कितने भागों में जाएगा? 4 तो यहां चला गया, 4 इसके ऊपर, तो कितने भागों में बट गया? 8 भागों में। तो 8 में बट गया, तो एक में कितना हिस्सा आया काम में? 1/8, और कुल कितने हैं? 8। तो बराबर कितना आ गया? 1। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारे अवयवी कण है वो एकक कोष्टिका के जो कोनों पर उपस्थित होते हैं वो 1/8 भागों में विभाजित होते हैं। मतलब एक कोष्टिका के अंदर केवल 1/8 भाग ही अंदर जाता है। एक अवयवी कण का एकक कोष्टिका के अंदर केवल 1/8वां भाग अंदर रहता है, बाकी सारे बाहर रहते हैं। तो इसमें तो हमारे अवयवी कणों की संख्या आगे प्यारे बच्चों 1। दूसरी हमारी होती है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। देखो अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होता है? तो इसमें जो हमारे अवयवी कण है वो 8 कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, ये सभी में ही होंगे। तो 8 तो जालक बिंदु तो हमको 8 दिखाई दे रहे हैं, और एक क्या होता है इससे केंद्र में उपस्थित होता है। अब मान लेते कोई कमरा है, उसे केंद्र में मान लो मैंने ये ब्लैक बोर्ड रख दिया। अब ये तो पूरा जब केंद्र में रखूंगा तो ये तो इस कमरे के अंदर रहेगा, कहीं कोई बाहर जाएगा ये? भाई मान लो ये जो हमारा डस्टर है, सॉरी, ये मैंने इस कमरे के अंदर रख दिया, तो ये डस्टर है, जब इसके कमरे के अंदर रखूंगा तो ये तो यहीं पर रहेगा, ये बाहर थोड़ी नहीं जाएगा। तो ये जो हमारा अवयवी कण है ये इसे के केंद्र में रख दिया हमने, तो ये तो पूरा अंदर है। तो जालक बिंदु तो 8 तो हमको दिखाई दे रहे, और 1 प्लस में ये हो गए, कितने हो गए? 9। तो जालक बिंदु तो हमारे होते हैं 9। तो आध एकक कोष्टिका में जालक बिंदु कितने थे हमारे? जालक बिंदु 8,
और अवयवी कण कितने थे? एक। आधे का कोष्टिका है, इसको हम SCC भी बोलते हैं, SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद केंद्रित एकक कोष्टिका है, इसमें जालक बिंदु कितने हैं? 8, तो उनके कोनों पर और एक ही, कितने हो गए? 9। तो इसमें जालक बिंदु तो 9 होते हैं हमारे, और अवयवी कण कितने होंगे? तो 8 तो कोनों पर है, तो गुना 8 से कर दिया हमने, प्लस में एक क्या है? केंद्र में, तो बराबर कितने आ गए? 2। तो इसमें जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद अगली हमारी आती है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें क्या होता है? जो हमारे अवयवी कण है वो 8 कोनों पर तो होते ही हैं, तो 8 कोनों पर अवयवी कण हमारे हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है। जैसे ये हमारा फलक दे रखा है, इससे केंद्र में, अब देखो फलक कितने होते हैं, डस्टर से देखो आप, इसमें फलक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, और ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये 6। तो कितने फलक इसमें? 6 फलक है। तो प्रत्येक जो फलक है उसे केंद्र में एक अवयवी कण होता है, तभी तो इनको बोलते केंद्रित एकक कोष्टिका, जिनमें 8 कोनों के अतिरिक्त कहीं केंद्र में भी कोई अवयवी कण उपस्थित हो तो वो हमारी कहलाती केंद्रित एकक कोष्टिका। तो 8 कोनों पर तो हमारे अवयवी कण हो गए, और प्रत्येक फलक के केंद्र में वो रखना है। तो एक अवयवी कण हमारा यहां आ गया, इस वाले फलक के केंद्र में। जब ये हमारा फलक था, इसे केंद्र में आ गई अवयवी कण, एक अवयवी कण इसके बिल्कुल सामने वाले फलक के केंद्र में आ गए। 2 अवयवी कण हो गए, एक ही हमारा देखो ऊपर वाला फलक हो गई, इससे केंद्र में अवयवी कण आ गए। एक ही हमारा नीचे वाला फलक हो गया, इसके केंद्र में अवयवी कण आ गए। एक ही हमारा आगे वाला फलक हो गई, इससे केंद्र में अवयवी कण आ गए। और एक ही हमारा पीछे वाला हो गया, इससे केंद्र में अवयवी कण आ गए। तो कुल अवयवी कण कितने हो गए? 8 तो कोनों पर और 6 इन फलक के केंद्र में, तो कितने हो गए? 14। हमको दिखने में 14 अवयवी कण लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में कितने होते हैं? जो हमारे 8 कोनों पर जालक बिंदु तो हम 14 मान लेंगे, भाई तो होते ही जालक बिंदु 14, लेकिन वास्तविक अवयवी कणों की संख्या कितनी है? तो जो 8 कोनों पर अवयवी कण है तो 1/8 इंटू 8, और 6 हमारे फलक के केंद्र में। अब ये जो केंद्र में होगा, ये वाला जैसा अवयवी कण होगा, ये कितने भागों में विभाजित होगा? एक हिस्सा तो इस कमरे के अंदर जाएगा, और एक इसके सामने, मान लो यहां है, ये एक है इस केंद्र में है, तो ये तो केवल अगर इसके सामने मैं किसी दूसरी वस्तु को जोड़ूं तो इसी के साथ जुड़ेगा बस केवल। मान लो यहां सेंटर में कोई एक अवयवी कण हमने मान लिया यहां पर, तो ये तो केवल एक यहां पर इसके सामने अगर कोई कमरा बनता है तो उसी में जाएगा, आधा इसमें और आधा इसमें। तो कितने भागों में बट रहा है? 2 भागों में। तो एक में कितना हिस्सा आ रहा है? आधा हिस्सा, आधा इसमें आधा इसमें। तो ध्यान रखना, जो हमारे फलक के केंद्र में अवयवी कण होते हैं वो 2 भागों में विभाजित होते हैं। तो प्लस में क्या जाए? कुल कितने? ये 6, और गुणा कितने से? 1/2 से, क्योंकि एक में आधा हिस्सा आ रहा है। तो ये कितने हो गए? 1 + 3 = 4। तो जो हमारी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इसमें जालक बिंदु कितने होते हैं? 14, और अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4। अगली हमारी होती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। ये भी इसी का एक रूप, बिल्कुल सिंपल सी। इसमें क्या होता है? जो हमारे अवयवी कण है वो 8 कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, 8 कोनों पर तो अवयवी कण है ही। इसके अतिरिक्त किसी भी आमने सामने के 2 फलक उनके केंद्र में होंगे। तो मान लो एक अवयवी कण इस फलक के केंद्र में हो गया और एक इसके केंद्र में हो गया, तो जालक बिंदु कितने हो गए? 8 और 2 10। तो ये तो हमारे 10 आ गए, तो जालक बिंदु तो हमारे हो गए 10।
तो जालक बिंदु हो गए 10। यहां कितने थे? जालक बिंदु 14 थे और अवयवी कण 4 थे। तो जालक बिंदु 10 हो गए और अवयवी कण कितने हो जाएंगे? तो 8 वाले तो 1/8 गुणा 8, और यहां कितने फलक के केंद्र में? 1 और 1 2, तो यहां 2 गुणा 1/2, तो ये हमारे आ जाएंगे 2 अवयवी कण। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम आधे एकक कोष्टिका, केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका और अंत्य केंद्रित जो एकक कोष्टिका है, इनमें जालक बिंदु हम बता सकते हैं और वास्तविक अवयवी कणों की संख्या हम बता सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें आध में जालक बिंदु 8 होते हैं, अवयवी कण 1 होता है, इनसे शॉर्ट में हम एससीसी बोलते हैं। केंद्रित एकक कोष्टिका ये हमारे 3 प्रकार की होती है। पहले क्या होती है? अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। इसमें जो अवयवी कण है उसकी संख्या 2 होती है और जालक बिंदु 9 होते हैं। अगली हमारी कहलाती है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। इसमें जालक बिंदु 14 होते हैं और अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। और सबसे लास्ट में हमारी आती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसमें जालक बिंदु 10 होते हैं और अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। ये जो तीनों, ये ऊपर के तीनों, ये हमारे कोर्स में आएंगे और आगे काम में आएंगे। इसमें मुख्य रूप से ये चीजें अपने को याद रखनी है कि अवयवी कण इसमें 1 होता है, इसमें 2 होते, इसमें 4 होते। कई पेपर में पूछ लिया जाता है कि अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका है, सॉरी ये यहां तक भी अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका है, इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? हमारा आंसर आ जाए कितनी होगी इसमें? इसको यहां से हटा देता हूं, गलती नहीं होगी। इसमें कितनी होगी? अवयवी कणों की संख्या 2 और जालक बिंदु 9 होंगे। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरा होगा, ये हमारा हो गया चौथा। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आप सभी को अब पढ़ाई थोड़ी अच्छी लगना शुरू हो गई होगी। तो इस पढ़ाई को आप एंजॉय करो, आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।